Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Gulshan Khatun in Easy Study by Gul. आज के इस सेशन में हम टर्म 2 की सिलेबस से स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, इस चैप्टर में हमें कार्बन्स के बारे में पढ़ना है। कार्बन्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। देखिए, कई सारी चीज़ें हमारे आसपास जो है उन सब में हम कार्बन्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि फूड्स, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कार्बन्स का फॉर्म होता है, ठीक है। इवन लिविंग बींग्स के अंदर भी क्या होता है, कार्बन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इसका अमाउंट देखें, अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट होता है कार्बन, तो ये कितना है 0.02% प्रेजेंट होता है कार्बन अर्थ क्रस्ट में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 0.03%, राइट। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा ना, अगर पूछा जाए क्वेश्चंस की अर्थ क्रस्ट में कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो आपको याद रखने ये फॉर्म इसके कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, राइट। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में रहते हैं, तो इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, राइट। और उसमें हमने क्या देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट, राइट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, जिस कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। जैसे कि ये देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, दैट इज CH3COOH, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन। इन सब में क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है। तो अगर हम इसका प्रॉपर्टीज़ देखिए, कार्बन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स के पहला पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। क्यों होते हैं ये हम इसी पॉइंट्स में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, द कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। एंड सी, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं वो भी कैसा होता है, वीक होता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि देखिए, इस पॉइंट्स को हम समझते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे कि CH3 CH3 CH3, तो ये एक मॉलिक्यूल्स हो गए, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गए, ये एक मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन के बारे में क्या कहा गया है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये फॉर्मेशन कैसा है, वीक है मतलब, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और इसे हम और एक अनदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए जब हम ऐसे कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन देख लीजिए, सी हमने देखा था कि पुअर कंडक्टर होते हैं कार्बन कंपाउंड्स। क्यों पुअर कंडक्टर होते हैं, बिकॉज द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के जो बॉन्ड होते हैं वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब ब्रेक होते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए इसका पुअर कंडक्टर भी होता है, राइट। तो हम कंक्लूजन में 4 प्रॉपर्टीज़ को कैसे याद करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा दे हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द लास्ट वन इज द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, ठीक है। तो ये आपका 4 प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा कार्बन कंपाउंड्स का। चलिए नेक्स्ट, अभी हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें कार्बन्स के कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, देखिए क्या होता है एटॉमिक नंबर कार्बन का, 6 होता है, राइट।
तो इस एटॉमिक नंबर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अगर हमें एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का पता होता है तो हम उससे क्या क्या आंसर और पता कर सकते हैं। तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं हम, ठीक है, वैलेंसी पता कर सकते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। उसका हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी पता कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक बार डिटेल में फिर से रिकैप करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो कार्बन का देखिए, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, ठीक है, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर से आपको क्या क्या चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो? देखिए, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होता है तो आप इससे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो, वैलेंसी पता कर सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है ये पता कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है, किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता है, तो हम उससे क्या क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, ठीक है। तो चलिए, तीनों चीज़ को हम समझते हैं। पहले तो एटॉमिक नंबर क्या है? देखिए, एटॉमिक नंबर को आपको याद कैसे करना है? आप क्या कीजिए, पीरियोडिक टेबल आपके चैप्टर 5 में पेज नंबर 86 में पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसमें देखिए, सीरियल वाइज नंबर जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन लास्ट तक 20, ठीक है। आप क्या कीजिए, जिस नंबर पे सीरियल वाइज जिस नंबर पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, आप उसे उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे याद कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट में हाइड्रोजन है, ठीक है, सेकेंड में हीलियम है, देन लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा करके आपको लास्ट जो मिलेगा कैल्शियम मिल जाएगा। लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा होगा? ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा? कैल्शियम हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए, आपको क्या करना है, जब आप ये पोजीशंस याद कर लोगे तो आपको क्या होगा? देखिए, ये इसका पोजीशंस के अकॉर्डिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको याद करने के लिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट का पोजीशन है वही इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप 20 तक हर एलिमेंट के उनके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको उसका एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पूछेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो नाइट्रोजन किस पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे, तो यही इसका एटॉमिक नंबर है। क्लियर है? तो आप पीरियोडिक टेबल से सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए, बिकॉज चैप्टर 1 हो या केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हो, अगर आपको ये एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप बहुत बिकॉज देखो, हमने बोला ना, एटॉमिक नंबर से हमें बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं हम, है कि नहीं। तो एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। देखिए, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का। और आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही एटॉमिक नंबर भी होता है, ठीक है। और एक चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हमें पता है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ है जो ऑलरेडी क्लास 9 में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो अगर हम इस 6 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, 2,6, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट। इस इलेक्ट्रॉन को जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया ना, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, ठीक। अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो हम इसको कैसे अरेंज करते हैं शेल में, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दो चीज़ रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? शेल में रहता है कि नहीं। और अगर हम शेल का बात करें तो टोटल कितने शेल होते हैं एक एलिमेंट के अंदर? 4 सेल होते हैं, ठीक है। टोटल कितने शेल होते हैं? 4, 1 2 3 4। फर्स्ट शेल में कितनी कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का? 2। सेकेंड सेल में कितना होता है? 8, ठीक है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सेल को हम क्या नाम देते हैं, के शेल, सेकेंड सेल को एल शेल, थर्ड सेल को एम एंड फोर्थ सेल को एन। ठीक है, ये 4 शेल होते हैं। अभी इन चारों सेल में देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को कितना होल्ड कर सकते हैं ये शेल। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड हो सकता है, 2, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है ना, आप देखिए जैसे जैसे हम बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे शेल का साइज़ भी बड़ा हो रहा है, राइट। तो सबसे अगर इनर मोस्ट शेल को देखिए तो ये सबसे छोटा है, तो इसमें बस 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। उसके बाद एल शेल में कितना है, 8, एम शेल में भी 8 एंड एन शेल में भी 8। तो आप याद रखिएगा, सबसे एक ही सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड होता है, दैट इज के शेल्स, एंड बाकी अदर सेल्स एम एंड एन, इन सब में कितना होल्ड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 8 होल्ड हो सकते हैं। ये इनका लास्ट लिमिट होता है, इसके बाद ये और इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, बिकॉज अभी जो आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है समझना। हाँ, नेक्स्ट, तो अगर हम अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करते हैं तो कैसा होगा इसका अरेंजमेंट, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इसका कितना है, 4। तो हमें बस इसमें कितना शेल का ज़रूरत है, 2 ही सेल का। कार्बन में क्योंकि 2 ही शेल यूज़ हुआ ना, के शेल और एल शेल, इससे ज़्यादा तो और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो और आगे की शेल को हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई होप समझ आ गया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना हो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे पहला शेल में जितना होल्ड कर सकता है आप उतना दे दीजिए, 2, राइट। तो इसमें से कितना रिमेनिंग हो गया, 10। तो 10 में से कितना आ जाएगा, इसमें कितना होल्ड कर सकता है, 8। तो जितना मैक्सिमम है उतना तो आप दे सकते हो। आफ्टर द 10, अब तो ये और होल्ड नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट जो बच जाएगा वो नेक्स्ट शेल में जाएगा। तो 10 हो गए और कितने रिमेनिंग है इसमें, 2, तो वो नेक्स्ट शेल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशंस। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल, इसका देखिए आउटर मोस्ट सेल एल वाला है, इसमें देखिए तो आउटर मोस्ट सेल क्या है, के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है, एम शेल आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे तो जो उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसे हम कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे कि देखिए अभी मैंने कहा था कि मैक्सिमम कैपेसिटी सबका कितना है, 2888। तो हर एलिमेंट क्या चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है जो उसका जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहे। ठीक है, मतलब उसके शेल में या तो 2 रहे या फिर 8 रहे। ये ध्यान से सुनिएगा आप, हर एलिमेंट क्या चाहता है कि उसका जो शेल हो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, मतलब या तो 2 रहे उसके शेल में या तो 8 रहे। लेकिन 2 कौन से सिर्फ सेल में रहेगा, के शेल में ही रहेगा। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतने नंबर का है कि 2 से ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो वो के शेल तक की ही बात हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए ये नहीं कि एल में भी 2 हो तो आपका ये सही हो जाएगा, नो, सिर्फ के का बात हो रहा है 2। तो मतलब के शेल 2 है तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा ना, समझ रहे हो ना, या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। ठीक है, तो अगर 2 और 8 नहीं रहा तो वो क्या करेंगे, 2 और 8 को कंप्लीट करने के लिए करेंगे। कैसे करेंगे हम यही देखेंगे अभी आगे कि वो कैसे कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी से या किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर जस्ट शेयर करेंगे। ठीक है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इसको देखिए आगे अच्छे से समझिए। वैलेंसी, वैलेंसी बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो क्लास 9 में भी था। देखिए कोई भी एलिमेंट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं उनका और उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर इफ़ 1, 2 या 3 आता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 होगा, देन वो क्या करता है, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। ठीक है, एंड इफ़
आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5,6,7 है, ठीक है, इनमें से कोई भी या तो 5 या 6 या 7 है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। और अगर इफ़ आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, जस्ट शेयर करेगा, ठीक है। क्यों शेयर करेगा इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, अगर 1 2 3 है आउटरमोस्ट सेल में तो वो क्या करेगा, लूज़ करेगा, ठीक है। और अगर 5 6 7 है तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। और अगर 4 है तो शेयर करेगा, ठीक है। नाउ मैंने क्यों कहा लूज़ करेगा, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2,8,2, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, राइट। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 2 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 2 दे देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो मतलब मैंने क्या कहा था, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, या तो वो अपना आउटरमोस्ट सेल को 2 या 8 करने के लिए करता है, ठीक है। कैसे, इलेक्ट्रॉन लेके या फिर देके या फिर शेयर करके। तो अगर हम इस केस में देखें तो ये 2 दे देगा तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 और 8 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, राइट। या फिर इसको कितना चाहिए होगा 8 होने के लिए, आउटरमोस्ट सेल को बस देखिए आप, हाँ 2 है तो और कितना चाहिए इसको 8 होने के लिए, 6 चाहिए, राइट, क्योंकि थर्ड सेल है, मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकता है, राइट। तो इसको और कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो 2,8,8 हो जाएगा, राइट। इस वाले ऑक्टेट को कंप्लीट होते हुए देखें तो ये 2 लूज़ करके हो रहा है, राइट। और इसमें देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो दोनों में से कौन सा ईजी होगा, 2 छोड़ देना या फिर 6 लेना, ऑफ कोर्स 2 छोड़ देना, राइट, है कि नहीं। तो इसीलिए इसमें ये वाला करेक्ट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ये वाला करेक्ट होगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तब जाके इसका इलेक्ट्रॉन का आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम वैलेंसी किसे कहेंगे, यही कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। तो मैग्नीशियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, ये कितना दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। समझ आया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2,8,10 1, आउटरमोस्ट सेल में कितना है, 1 है, राइट। तो अगर ये 1 लूज़ कर देगा तो जाके इसका ऑक्टेट मतलब आउटरमोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूज़ कर देगा तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, देखिए हम ले लेते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करते हैं 2,8,7, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, 7 है ना, इसके आउटरमोस्ट सेल में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये 8 हो जाएगा, या फिर इसे ये पूरा 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इज़ डिफ़िकल्ट, राइट, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कितना है, 7, तो क्या हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछेंगे वैलेंसी इसका कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा वही इसका वैलेंसी होगा। तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वैलेंसी सिंपल है ना, जितना जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसका, या तो वो लूज़ करके कर रहा है या फिर वो गेन करके कर रहा है कि नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, और सिंपली कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसको आप दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कितना वो कंबाइन कर सकता है। व्हाट अबाउट 4 अगर इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में तो वो ना ही लूज़ करेगा ना ही गेन करेगा, ये क्या करेगा, शेयर करता है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इन केस अगर 4 है तो वैलेंसी उसके केस में क्या हो जाएगा, वैलेंसी 4 ही होगा, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है। ठीक है, आई होप अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है क्लियर। और एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है अभी समझना। देखिए, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अभी हमने बोला कि वो लूज कर देता है, राइट। आउटरमोस्ट शेल में अगर 1, 2 और 3 रहा तो वो लूज कर देगा, 5, 6, 7 रहा तो वो गेन करेगा। कितना गेन करेगा, जितना इसे 8 होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 को कितना चाहिए, 3, तो इसका ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 6 को कितना चाहिए 8 होने के लिए, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 7 को कितना चाहिए, 1। समझ आया आपको, उतना ही गेन करेगा। ठीक है, 8 कंप्लीट करने। ना जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या साइन लगता है, प्लस साइन लगता है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम में हमने देखा था कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या लगता है, +2 साइन लगता है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है, अगर हम क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन ने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, राइट। इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन होना है, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस लगता है। ठीक है, तो सिंपल आप याद रखिएगा, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो साइन क्या लगता है, माइनस। ठीक है, और अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2+, और 1 किया तो जस्ट प्लस। ठीक है, अब आप इसके बेसिस पर अगर आपको ये क्लियर है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये सब समझने के बाद एक और चीज़ हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखिए, पेज आपके चैप्टर 5 में पीरियोडिक टेबल है, पेज नंबर 86 में। ठीक, 18 कौन सा ग्रुप 18, जो सबसे लास्ट वाली ग्रुप होगा। ठीक, टेबल में ग्रुप 18 है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यों नोबल गैस कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें जो एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे जो एलिमेंट है, इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि इन सब एलिमेंट के जो शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, जो हमने देखा था अभी, जिस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकता है, तो इन सारे एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन आप देखोगे स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये रिएक्टिव भी नहीं होते हैं, हाँ याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेबल है तो ये रिएक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्शंस करते हैं, टू अटेन देयर नोबल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, इसके जितने भी शेल होते हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, दे आर नॉन एज नोबल गैस। ठीक है, ग्रुप 18। तो ये जितने एलिमेंट्स हैं ना, ये सब क्या करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। ठीक है, मतलब ये जितने एलिमेंट्स है ये ट्राई करते हैं कि नोबल गैस के जैसा इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए, मतलब इनका भी। इसलिए अभी आप देखिए, बुक में आप पढ़ोगे उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशंस। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए मतलब वो लोग ट्राई करते हैं कि उसका भी शेल, बाकी एलिमेंट्स का भी जो शेल होता है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए नोबल गैस की तरह। ठीक है, इसीलिए ये सेंटेंस आपको हर जगह मिलेगा कि एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशंस। क्लियर। सो देखिए, अभी जो मैंने बताया वही सब है। अब आप बता सकते हो ना, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल में, राइट। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव। ठीक है, तो कितना होगा आप बता सकते हो। कार्बन का क्या था, एटॉमिक नंबर 6 था, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 2,4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहा था मैंने, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, ओके। मैंने अभी पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था कि रिएक्टिविटी एलिमेंट का जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दे ऑलवेज ट्राई टू अटेन व्हाट, कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल्स। जितने भी एलिमेंट क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू फिल देयर आउटर मोस्ट सेल ऑलवेज, एंड थ्रू दिस दे अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन, और ऐसे करके वो नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करते हैं। ठीक है, elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electron from the outermost cell. Yes, जितने भी elements होते हैं, जो ionic compounds वाले elements होते हैं, वो कैसे achieve करते हैं, by gaining और losing electron। क्योंकि देखिए, gaining और losing में अभी हमने पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो साइन क्या लगता है, माइनस साइन लगता है, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो साइन क्या लगता है,
प्लस, तो इसमें आयंस का प्रोडक्शन हो रहा है ना, राइट। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा, चार्जेस प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। तो इसीलिए इसमें कहा गया है आयनिक कंपाउंड्स कैसे अचीव करते हैं, गेन करके या फिर लूज़ करके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बन का केस में देखें तो इट हैज़ ए 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, ठीक है ना। उसके आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4, and needs to gain or lose 4 electron to attain noble gas configurations। तो अब देखो कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बताया था अभी कि मैं आपको इसके रीज़न आगे बता। केस हम देखते हैं, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितना गेन करता है उतना माइनस का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो गेन में माइनस चार्ज होता है, और कितना गेन कर रहा है, 4 गेन कर रहा है, तो 4 माइनस, ठीक है। तो हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखें तो ओनली 2 शेल्स का स्ट्रक्चर है कार्बन। कितने सेल का स्ट्रक्चर है, 2 सेल, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन इतना ही है ना, 2, और इसमें कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 8, बीच में क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना है, 6 है, इसमें प्रोटॉन कितना है, 6 है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो न्यूक्लियस को क्या होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर ये जो 10 इलेक्ट्रॉन का जो लोड होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये नहीं ये कर पाएगा। नेक्स्ट सी, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electron, that is 4 extra electron, right। तो वो गेन भी नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, it could lose 4 electron forming C4 plus cation। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब C4 प्लस, लूज करने से प्लस साइन लगते हैं, तो क्या होगा, देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और यहाँ पे आपका 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या बनेगा, C4 प्लस। बट ये पॉसिबल है क्या 4 देना, हम पहले ये देखते हैं। देखिए क्या होता है, क्योंकि कार्बन का अगर हम साइज़ देखें, शेल के बीच में गैप बहुत कम होता है, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल है ना साइज़। तो ये न्यूक्लियस एंड ये आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो गैप है वो कम है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। सो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर इस 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अलग होकर निकलना, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन आर डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम आउटर सेल्स, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव भी नहीं हो पा रहा है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन 4 गेन कर पाएगा, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ठीक है। कार्बन, राइट, कार्बन ना ही गेन कर पा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही लूज कर पा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, इट्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को, ये 4 इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अदर किसी एटम के साथ शेयर करेगा, ठीक है। या तो कार्बन भी हो सकता है या फिर कोई मोनोवैलेंट कंपाउंड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन ही नहीं है ऐसा एलिमेंट, और भी बहुत सारे ऐसे अदर एलिमेंट्स जो सेम प्रोसेस करते हैं, शेयर करके अपना इलेक्ट्रॉन को इसी वे में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस को अटेंड करते हैं, ठीक। देखिए, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड्स टू बोथ द एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन शेयर्ड जो होते हैं वो दोनों एटम, दोनों एलिमेंट के बीच में शेयर होते हैं, दोनों का ऑक्टेट, इससे दोनों के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सिंपल मॉलिक्यूल्स के
हाइड्रोजन कभी भी सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है, ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, दैट इज H2, ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट टू नोबल गैस का अटेंड कर पाए, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से शेयर करके, और फिर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे हाइड्रोजन से शेयर करता है, एंड इस प्रोसेस के थ्रू ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशंस को अटेंड करता है। तो जब ये एक एक शेयर कर लेता है तो अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विच इज़ नियरेस्ट टू व्हाट, हीलियम, राइट। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2 है ना एटॉमिक शेल में। तो अब जब ये शेयर कर लिया तो इसने किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को अटेंड किया, हीलियम का अटेंड कर लिया, ठीक है, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसका ये हो जाएगा स्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। आफ्टर हाइड्रोजन अब हम देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, दैट इज Cl2, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करें तो 2,8,7, तो हमें 7 को डिपिक्ट करना है डायग्राम में। तो 2 क्लोरीन को चलिए हम बना लेते हैं, ठीक है। 7 को कितना चाहिए 8 होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये दोनों क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो जो शेयरिंग वाले पोर्शन इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम सामने में ऐसे एक एक रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉन को हम उसके साइड में लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 7 8 हो जाएगा। ये क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 हो जाएगा, राइट। और दोनों क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसका ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अब हम इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, Cl डॉट बॉन्डिंग Cl, ठीक है। इसका अगर अब हम कोवलेंट बॉन्ड देखें तो कितना हो रहा है इसमें कोवलेंट बॉन्ड, 1, ठीक है। और ये किस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बना रहे हैं, डबल बना रहे हैं या ट्रिपल बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये सिंगल है ना, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन्स के बारे में, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन्स डायएटॉमिक का हमें ड्रॉ करना है। तो ऑक्सीजन डायएटॉमिक मतलब O2, ठीक है। ऑक्सीजन्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कैसा हो जाएगा, 2,6। तो 6 को कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो 2 ऑक्सीजन्स को हम ऐसे लिखेंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग वाले को एक दूसरे के सामने ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो बच गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से शेयर करेगा, फिर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा। तो इसके बीच में जो स्ट्रक्चर का बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर हम इसमें कोवलेंट बॉन्ड देखें तो कितना बन रहा है, 1 2, राइट। और ये कोवलेंट बॉन्ड किस टाइप के हैं, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर अब हम देखें स्ट्रक्चर किसका हमें देखना है, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर का देखिए H2O मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, 2 हाइड्रोजन को साइड में ऐसे रख देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक नंबर पता है कितना है, 1 होता है, राइट। और ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 2,6 को हमें डिपिक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले एक एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को ऐसे बगल में शेयर कर लेंगे और बाकी को हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो शेयरिंग वाले पोर्शन को हम ऐसे गोला लगा देंगे, फिर ये वाले शेयरिंग वाले पोर्शन को हम ऐसे गोला लगा देंगे। तो हाइड्रोजन का ये हो गया आपका शेयरिंग वाला, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन का भी हमें गोला लगाना है ना, तो ऑक्सीजन का टोटल 8 करके हमें गोला लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे हम एक गोला में कर देंगे। समझ आ रहा है आपको, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, बस हमें बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है,
ये आपका बन गया इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ इसमें अभी अब अगर कोवलेंट बॉन्ड पूछा जाए कितना है तो कितना है इसमें कोवलेंट बॉन्ड 1 2। ठीक है, किस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं इसमें, सिंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डाई एटॉमिक नाइट्रोजन मतलब N2। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2,5, राइट। तो हमें किसे डिपिक्ट करना है स्ट्रक्चर में, 5 को डिपिक्ट करना है, राइट। और एक बात, 5 को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, 2 नाइट्रोजन को हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, यस, और बाकी 2 को हम ऐसे रख देंगे। 5 है ना, तो ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसे हम एक गोला में रख देंगे। ठीक है, और ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके एक गोला में हम रख देंगे। ठीक है ना, और ये 3 बॉन्ड बन गया, राइट। तो अगर हम इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3, राइट। और ये किस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, टाइप में क्या आ जाएगा इसका, ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। एमोनिया का हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, देखिए NH3, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 1 है तो इसे हम बीच में रख देंगे और हाइड्रोजन को हम किसी भी 3 कॉर्नर में इसके रख देंगे ऐसे। ठीक है, आपने अभी देखा था नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 7 था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5। तो हमें 5 को डिपिक्ट करना है, राइट। तो 5 में शेयरिंग कितना करेगा, ये 3 ही करेगा ना, तो हम क्या करेंगे 1 2 3। और हाइड्रोजन का तो हमें पता है वो आटोमस सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इस हाइड्रोजन वाले शेयरिंग को एक गोला में रख देंगे, ये हाइड्रोजन इससे एक शेयरिंग करेगा, इसे एक गोला में रख देंगे, और ये हाइड्रोजन इससे एक शेयर करेगा, इसे एक गोला में कर दिया हमने। ठीक है, नाइट्रोजन भी तो अभी शेयरिंग करेगा ना 3 हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन को, तो नाइट्रोजन का इस तरह हम एक गोला कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए नाइट्रोजन का 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड ये रहा 7 8। ठीक है, और हाइड्रोजन का तो 2 2 हो गया। तो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, बस बॉन्ड हमें बनाना है इसका, ये है इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड है इसमें। ठीक है, एंड किस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड है, सब सिंगल है ना, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप यहाँ तक क्या समझ रहे हो, हमें टाइप्स पूछा जाता है कोवलेंट बॉन्ड्स का और नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। टाइप्स जब पूछा जाएगा तो हमें क्या देखना होता है, वो सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। ठीक है ना, और अगर जब नंबर पूछा जाएगा तो कितने बॉन्ड है, काउंट बस हमें करना है, 1 2 3, तो 3 है। समझ आ रहा है ना आपको। टाइप्स में हमें ये देखना है कि सिंगल टाइप्स के बॉन्ड बन रहे हैं कि डबल टाइप्स के बन रहे हैं कि ट्रिपल्स टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो मीथेन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कार्बन कंपाउंड्स है। ठीक है, और देखिए इसकी स्ट्रक्चर से पहले हमें कुछ बातें मीथेन के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए क्या है वो, मीथेन एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये मेजर कंपोनेंट्स होता है बायोगैस का और CNG का। ठीक है ना, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। ठीक है ना, देखिए ये आगे भी हम पढ़ेंगे, कार्बन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये सबसे। कार्बन का अगर पहला कंपाउंड हम देखेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, CH4। ठीक है, मीथेन एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है एंड मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का एंड CNG का। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। ठीक है ना, देखिए ये आगे भी हम पढ़ेंगे, कार्बन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये सबसे। कार्बन का अगर पहला कंपाउंड हम देखेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, CH4। ठीक है, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते। देखिए कार्बन का तो ऑलरेडी हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। ठीक है, तो आउटरमोस्ट सेल में क्या है इसका, 4 है, दैट इज़ नॉन एज व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसे ही स्ट्रक्चर में हमें डिपिक्ट करना होता है हमेशा। ठीक है, तो चलिए कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। और हाइड्रोजन कितना है इसमें, 4, तो हाइड्रोजन को भी
इनके पास हम अरेंज कर देते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर, सबको नंबर 1। सो इनका हम अब देखिए हाइड्रोजन कितना चाहता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा अटेंड करना चाहता है, नोबल गैस की तरह, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, फिर ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन को अपने आप से शेयर कर लेगा, फिर इससे इसको शेयर कर लेगा और इससे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कार्बन का अगर अब हम देखें तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास तो 4 था, अब इसे भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब इसने अपना दे दिया इसको, तो अब ये भी क्या कहेगा हाइड्रोजन को कि तुम भी मुझसे अब शेयर करो, राइट। तो ये क्या करेगा, इन सब से 4 अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करने कहेगा, और अब इसके पास कितना हो जाएगा टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन ने भी शेयर कर लिया अपना ऑक्टेट को, ठीक है, और हाइड्रोजन ने भी शेयर कर लिया। तो कार्बन ने पहले कितना था कार्बन का 2,4, तो जब इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा 2,8। तो इसने अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड कर लिया कार्बन, राइट। तो अगर हम इससे देखें कि कौन से नोबल गैस में किसका नियरेस्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस में किसका नियरेस्ट है ये, इट्स नियोन, क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना था 10 था। तो नियोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 2,8, राइट। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन से नोबल गैस के नियरेस्ट अटेंड करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसके नियरेस्ट है, नियोन का, नियोन के जैसा इसका हो जाता है, तो ये किसका नियरेस्ट अटेंड करता है, नियोन का अटेंड करता है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, ये तो था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, सी सबका बस बॉन्ड अब रिप्रेजेंट कर दीजिए, जो हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था अब इसमें हमें सिर्फ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में मैंने अभी पीछे जितना आपको स्ट्रक्चर दिखाया इन सब में मैंने ये भी समझा आपको बॉन्डिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप पहचानिए कि इसमें किस टाइप के बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो सब किस टाइप के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्लियर। नाउ कितने सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड इसमें कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, तो सिंगल बॉन्ड इसमें कितना है 4 है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मीथेन में, शेयर होता है तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है 4 कोवलेंट बॉन्ड है, क्लियर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए और एक पॉइंट क्या है इसमें गिवन दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन क्या है टेट्रावैलेंट, इसका मतलब क्या है, देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर आपसे पूछा जाए इसका वैलेंसी कितना है, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया, शेयर किया अपने इलेक्ट्रॉन को, तो इसने 4 के साथ किया, राइट। तो इसका वैलेंसी मतलब कितना हो जाएगा 4, का वैलेंसी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, क्लियर, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 4, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं टेट्रावैलेंट। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन कार्बन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अपने नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए कार्बन क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका वैलेंसी भी 4 है और इसीलिए इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, such bond which are formed by the sharing of an electron pairs between two atoms are known as covalent bond। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उस बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर। ओके, नेक्स्ट
कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी इस लाइन को समझिए। को मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स, देखिए अगर हम देखें N2 मॉलिक्यूल्स, ये एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो इसका बॉन्ड अगर हम रिप्रेजेंट करें ऐसे, तो इनके बीच का जो ये बॉन्डिंग है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आगे देखिए, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग है ना, ये कैसा होगा, वीक हो जाएगा। समझ आई बात? तो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होता है स्ट्रॉन्ग किस में होता है, विद इन द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसा होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स पे दूसरा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। तो इसे हम कैसा क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब समझ रहे हो ना, किसके बीच का बात हो रहा है, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, और ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है। ठीक है, नाइट्रोजन, अगर सिंगल नाइट्रोजन होगा तो हम तो इसे एटम कहते हैं, इट्स ओनली एटम, राइट। लेकिन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, N2, दो नाइट्रोजन का कम्बिनेशन। तो ये विद इन द मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इंटर द मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। ठीक है, तो ये है, क्लियर है ये। सो दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा है इसमें, देखिए जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है उसमें तो कोई चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं। देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इसमें तो कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं हो रहे हैं ना। चार्ज पार्टिकल कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या साइन लगता है, प्लस साइन लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो माइनस साइन लगता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब चार्ज का फॉर्मेशन होता है, राइट। शेयरिंग में हमने देखा कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड दैट्स वाई जब कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो इसीलिए इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स, वो जनरली कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, चलिए, आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म एनी चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखिए, क्या एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, मीन्स दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होता है, और वो फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबका सेम होता है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन का अगर हम देखें तो कार्बन के टोटल एलोट्रॉप्स, देखिए कार्बन के 3 डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज, वन इज डायमंड, second is graphite, and the third one is Buckminster fullerens। देखिए Buckminster fullerens, ये तीनों एलोट्रॉप्स को अगर हम देखते हैं, देखिए तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो टोटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि तीनों कार्बन्स के बने हुए हैं, है कि नहीं। तो ये एलोट्रॉप्स का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, मैंने क्या कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबका सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायमंड का देखें तो डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में देखिए क्या लिखा गया है, both diamond and graphites are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. ठीक है, डिफरेंस क्या है, इनके बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में है। ठीक है, कैसे कार्बन बॉन्ड कर रहा है, देखिए इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। तो देखो तो डायमंड में क्या कहा गया है कि एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल्स, ये कार्बन एक है, ठीक है, और देखिए ये इधर एक कार्बन बॉन्ड बनाए, इधर एक बॉन्ड बनाए, इधर एक बॉन्ड बनाए, और इधर एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, कोई भी आप इसको ले लीजिए, देखिए 1 2 3 एंड एक डाउन, तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा।
ठीक है, जिसमें एक कार्बन बॉन्ड करता है 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ एंड रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एंड अगर हम ग्रेफाइट का देखें तो इसमें कैसा है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे। तो इसमें देखिए एक कार्बन क्या कर रहा है? 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, ये देखिए एक कार्बन 1 2 और एक आपका नीचे जा रहा है। हाँ, फिर इसमें देख लीजिए 1 2, ठीक है, और एक डाउनवर्ड। तो इस तरह करके एक कार्बन ग्रेफाइट में 3 डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो उसका तो 4 वैलेंसी होता है, तो एक 3 अगर बॉन्ड बना रहा है इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये 3 डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब कोई एक इसमें से डबल बॉन्डेड होगा। आप देखिए इसमें ये डबल बॉन्डेड है, इसमें भी फिर ये डबल बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन जो 3 डिफरेंट कार्बन के साथ जो एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है ना, तो किसी एक बॉन्ड इसमें से कैसा होगा? डबल बॉन्डेड होगा ग्रेफाइट का, ठीक है। देखिए वन ऑफ दिस बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड एंड देन उसका हर एक कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर वन अबव द अदर। तो देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है। ये एक लेयर हेक्सागोनल शेप में होता है और लेयर बाय लेयर फॉर्म हो रहा है। ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया एंड इसी तरह लेयर बाय लेयर फॉर्म हो रहा है। हमें बस 2 लेयर दिखाया गया है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। बट हमने डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा देखा? रिजिड था, 3 डायमेंशनल था, क्लियर। सो ये टाइटली पैक्ड होता है अगर इसका स्ट्रक्चर समझे, बट इसमें क्या था? लेयर बाय लेयर है तो गैप होता है इसके बीच में। वेयर इज बकमिनिस्टर फुलरेंस का स्ट्रक्चर देखे तो एक ये पूरा फुटबॉल के जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कितने कार्बन का बना हुआ है? 60 कार्बन का बना हुआ है। सो दिस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके 2 ये डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट होता है। इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। डायमंड कैसा है? हार्डेस्ट होता है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है? स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, ग्रेफाइट देखिए एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की वजह। अदरवाइज जितने भी नॉन मेटल थे वो बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। So diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. कार्बन को हम डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। एंड दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। सिंथेटिक डायमंड होगा, राइट, मतलब प्योर डायमंड नहीं है, ये क्या है? सिंथेटिक डायमंड होगा। तो ये कैसा होता है? छोटा होता है, लेकिन इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे रियल डायमंड से। Fullerenes forms another class of carbon allotropes. The first one to be identified was carbon 60, which has carbon atoms arranged in the shape of football. तो मैंने बताया था फुलरेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल के शेप में होता है। और कितने कार्बन का ये बना हुआ है? 60 कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। और इसका नाम क्यों रखा गया है बकमिनिस्टर फुलरेंस? बिकॉज इसे फर्स्ट टाइम जिसने डिज़ाइन किया था उसका क्या नाम है? यूएस आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर, ठीक है। इसी के नाम पे ये नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला ऑफ CO2। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं CO2। आई थिंक अब आप बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप कार्बन में कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन यहाँ बना ले। कार्बन का 4 होता है, हमने देखा था कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था, तो 2,4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो चारों को हम कैसे अरेंज करेंगे? देखिए 1 2, क्योंकि इसे 4 शेयर करना है अपना इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2, अगर हम ऐसे अरेंज करते हैं तो क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा? 2 ही ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो कितना है? 8 होता है, तो 2,6 होता है, राइट। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है? हमें आउटर मोस्ट सेल को ही ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर में, याद रखिएगा। तो 6 है ना ऑक्सीजन का,
तो ये इसको भी अगर हम इसको कितना चाहिए 2 चाहिए और कार्बन को कितना चाहिए 4 चाहिए, तो 1 अगर शेयर करेगा तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ अरेंज करेंगे, इससे काट देंगे, ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए ऑक्सीजन का यहाँ 2 डाल दीजिए, ऑक्सीजन का आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा 6 ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीजन का केस देखिए तो ऑक्सीजन अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए इसे कितना चाहिए 2 चाहिए, तो ये इससे कार्बन से ले लेगा। देखिए ऑक्सीजन का 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम इसका देखिए 1 2 3 4 5 6, ये रहा 2 7 8 हो गया। ठीक है, अब कार्बन का देखें हम, तो कार्बन को कितना चाहिए 4 था इसके पास और 4 चाहिए, तो यहाँ से 2 ले लेगा और यहाँ से 2 ले लेगा, टोटल 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया CO2 का। अगर आपको स्केलेटल डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे हम, बस इससे 2 स्ट्रक्चर, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में कैसा बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है। डबल बॉन्डिंग समझ आ रहा है ना, कितना है इसके बीच में डबल बॉन्डिंग, कितना है 1, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, टोटल डबल बॉन्ड कितना है 2। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, what would be the electron dot structure of a molecules of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। अब आपको देखिए सल्फर मॉलिक्यूल्स S8 का हमें डायग्राम बनाना है, जो कि रिंग फॉर्म में हिंट दिया गया है। देखिए सल्फर मॉलिक्यूल्स को हम कैसे लिखते हैं, S8 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम हमें बनाना है। हम क्या करेंगे, S8 नंबर में हम इसे अरेंज करेंगे, 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 एंड 8। अब देखिए सल्फर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना हो, एटॉमिक नंबर सल्फर का नंबर कितना है 60, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,8,6, आउटोमोस्टल में कितना आया 6 आया। ठीक है, तो अब देखिए हम ये 6 को हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, और इसे कितना चाहिए 2 चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो 1 2 1 2 4 हो गए और ऊपर 2 डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, यहाँ और यहाँ बनाया इसका, तो इसलिए बाकी 2 को हम ऊपर रख दें। सेम अब ये इससे बॉन्डिंग बनाएगा तो 1 2, ठीक है, 3 4 और 2 नीचे डाल देंगे। समझ आ रहा है ना आपको। सेम है सब सल्फर ही है, तो हम सबका डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देन अगेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब देखिए इस सल्फर से आप स्टार्ट कीजिए, इसको 8 अटेंड करना है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन 6 है, तो इसके पास 2 आ जाएगा, यहाँ से 8 हो गया। अब इस सल्फर का देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 2 चाहिए, ये यहाँ से ले लेगा, 8 हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसका 6 है तो और 2 चाहिए इसको, यहाँ से 8 हो गया। फिर इसका देखते जाइए, इसी तरह हम बनाते जाएंगे, 8 हो जाएगा। अगेन ये वाला अब क्या करेगा, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे ले लेगा, फिर ये, ठीक है, फिर इसका ये क्या करेगा, इससे ले लेगा ये, ठीक है, फिर इसका ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, समझ रहे हो, फिर इसका ये क्या करेगा, इससे ले लेगा। समझ आया आपको। ठीक है, तो आप एक का कंप्लीट करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका ये बनते, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये इधर आता है, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोन शेप में होता है, इसे क्रोन शेप में बोला जाता है। तो हम इसको अगर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर आप सकते हो तो बना सकते हो। इसके लिए आप ये डायग्राम पहले बना लेना। ठीक है, 3 नीचे, फिर ऐसे ही 3 यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है,
उसके बाद 2 यहाँ पे आप रख दीजिएगा। तो पहले ये बना लीजिएगा, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद तो बस आपको बॉन्डिंग बनाना है इसके बीच में, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके फिर इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे बन जाएगा आपका क्रॉस शेप में। तो आप एग्ज़ाम में बट इतना ये ऐसे ही करके बनाना है, ऐसा नहीं, आप ऐसे बना दीजिएगा, दैट्स इट। और स्केलेटल फॉर्म में तो आप बस इसका डॉट को रिप्रेजेंट कर दीजिए ऐसे, इसको डबल बना के, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हमने अभी पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है। और हमने ये भी देखा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है। तो देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड CH4, दैट इज मीथेन, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो आप याद रखें कार्बन कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, मीथेन, जिसमें एक ही कार्बन का प्रेजेंस होता है, ठीक है, ओके। तो ये भी हमने देखा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। नेचर में इतने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स क्यों फाउंड होते हैं, देखिए इसका 2 रीज़न है, ठीक है। पहला रीज़न क्या है, देखिए कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो पहला एबिलिटी क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कार्बन का, कि इसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म ए बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एंड इसकी वजह से लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं कार्बन का। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशंस। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशंस, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं, हाँ, कैटेनेशंस क्या है। These compounds may have long chain of carbon, branch chain of carbon और even carbon atoms arranged in a ring। तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स है ये कैसे फॉर्म में हो सकते हैं, लॉन्ग चेन में भी हो सकते हैं, स्ट्रेट, ठीक है, लॉन्ग चेन में भी जा सकते हैं, या फिर ये कैसा हो सकता है आपका ब्रांच फॉर्म में, ऐसे ब्रांचिंग जैसे निकलता है ना टेढ़ा होके, वैसे फॉर्म में भी दिख सकते हैं, या फिर ये रिंग स्ट्रक्चर में भी। तो रिंग फॉर्म में जनरली इसके हम 6 कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपका रिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको ये पता होना है अभी कि कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है, लॉन्ग चेन के फॉर्म में होता है, ब्रांच चेन हम किसे कहते हैं, जब ब्रांच के जैसा ये टेढ़ा होकर इधर से निकल जाता है और इधर से, और रिंग जैसे सर्कल होता है रिंग के फॉर्म में बन जाता है। तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर के होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसे कहते हैं और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसे कहते हैं। देखिए कार्बन कंपाउंड्स जब एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग करता है वो सिंगल बॉन्डिंग करके बना रहा है, सिंगल बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सेचुरेटेड। लेकिन जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो हम इन दोनों बॉन्डेड को एक साथ क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। एग्जाम में आते भी हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड्स का आप डेफिनेशन यहाँ से लीजिएगा, देखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होगा तो। एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम किस ग्रुप में रखते हैं, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन्स में ही एग्जिस्ट होता है, हमने देखा, लेकिन एक और एलिमेंट ऐसा है जो कार्बन के जैसा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, वो एलिमेंट क्या है, सिलिकॉन। ये याद रखिएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी शो होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स, ठीक है। ये कम से कम 7 to 8 एटम्स तक ये अपना चेन इस तरह फॉर्म करते जाता है, ठीक है ना। लेकिन सिलिकॉन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी reactive, okay, the carbon carbon bond is very strong and hence stable। लेकिन कार्बन कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन
सिलिकॉन कैसा होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, सिंस कार्बन हैज़ ए वैलेंस ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ अदर 4 एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए कार्बन का हमने देखा, सिंस कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4, यस, कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कैपेबिलिटी, कि ये क्या कर सकता है, 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है कि नहीं, कर सकता है ना। तो अगर 4 डिफरेंट कार्बन के साथ ये बॉन्ड करेगा तो अगेन यहाँ इसके पास कितना हो जाएगा, 4, फिर ये इसके साथ किसी के साथ बॉन्ड कर सकता है, फिर ये भी, इस तरह ये बहुत लॉन्ग कार्बन एटम के साथ चेन बना सकता है। और या फिर ये मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, या फिर ये हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, ठीक है। इस तरह इसका चेन कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो वैलेंसी 4 होने की वजह से भी इसका फॉर्मेशन क्या होता है, ज़्यादा बनाता है कार्बन कंपाउंड्स के, तो टेट्रा वैलेंसी की वजह से। हाँ, तो आप इसमें 2 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम नेचर देखें, किस वजह से कार्बन कंपाउंड्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है नेचर में, तो 2 रीज़न आप इसका लिख दीजिएगा। पहला रीज़न हो जाएगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एबिलिटी की वजह से होता है। एंड आप इसका डेफिनेशन इसमें से देख लीजिएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन को छोड़ के और अदर एलिमेंट कौन सा है जिसमें एग्जिस्ट होता है, सिलिकॉन में मिलता है, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिलिकॉन्स आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, बट कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से कार्बन क्या है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये था इसमें। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमने क्या देखा था कि कार्बन के टेट्रा वैलेंसी नेचर होने की वजह से ये लार्ज कैपेबल होता है दूसरे कार्बन और 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर 4 मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। हमने यही देखा, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए, और जो बॉन्ड्स जो कार्बन बनाते हैं अदर एलिमेंट के साथ, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एंड जिसकी वजह से एक्सेप्शनली मतलब बहुत ही ज़्यादा वो स्टेबल हो जाता है कार्बन, ठीक है। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इसकी किसकी वजह से हो रहा है, इसके स्मॉल साइज होने की वजह से होता है, ठीक है। स्मॉल साइज होने की वजह से जो ये बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्मॉल साइज होने की वजह से ये न्यूक्लियस क्या करता है, दिस एनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको स्ट्रांगली होल्ड कर पाता है ये न्यूक्लियस भी, ठीक है। शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी ये होल्ड कर पाता है क्योंकि इसके स्मॉल साइज होने की वजह से। एंड द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। लेकिन अगर ये शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी बिगर एलिमेंट के साथ हो रहा है तब इसके बीच का बॉन्ड कैसा होता है, वीकर हो जाता है, ठीक है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमने देखा कार्बन में एग्जिस्ट होता है, क्या था वो, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशंस, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। ये दोनों की वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट होता है नेचर में, ठीक है। कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इनिशियली क्या माना गया था कि नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, ऐसा सोचा जाता था पहले। लेकिन और पहले ये सोचा जाता था कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसे वो लिविंग सिस्टम के अंदर ही बनते हैं और उसे बनाने के लिए किसी वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। बट इस स्टेटमेंट को फ्रेडरिक उलर, एक पर्सन है, इसने गलत प्रूव किया बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम एमोनिया साइनेट, ठीक है। उसने क्या किया था, यूरिया प्रिपेयर किया था एमोनियम साइनेट से, राइट। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट कौन से, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट, उन सबको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट में जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये सब क्या है, ये सब एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।